वेलकम बैक। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सच में तहलका मचा रहा है। एक ऐसा देश जो कभी ग्लोबल ऑयल मार्केट का बेताज बादशाह हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से भयंकर आर्थिक संकट में फंसा हुआ था। खैर, अब वो वापस लौट आया है और ये कोई छोटी मोटी वापसी नहीं है, ये लिटरली एक धमाकेदार कमबैक है। वेनेजुएला का तेल एक बार फिर दुनिया भर में बहने लगा है, और वो भी पिछले 7 सालों की सबसे तेज रफ्तार से। तो आखिर ये सब अचानक कैसे हुआ और इसके क्या मायने हैं, आइए डिकोड करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम वेनेजुएला के इस शानदार कमबैक को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर ये बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव हुआ कैसे। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि इस तेल के सबसे बड़े खरीदार कौन हैं, और फाइनली इस पूरी ग्लोबल स्टोरी में भारत और रिलायंस की क्या भूमिका है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर से, 12.3 लाख। जी हाँ, अप्रैल के महीने में वेनेजुएला का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट उछलकर सीधे 12.3 लाख बैरल्स प्रतिदिन पर पहुंच गया। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए बता दूं कि ये मार्च के मुकाबले सीधे 14% का जंप है। 2018 के आखिर के बाद से वेनेजुएला ने इतना तेल कभी एक्सपोर्ट नहीं किया, मतलब सीधे 7 सालों का सबसे हाईएस्ट लेवल। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, वेनेजुएला की शानदार वापसी और कैसे एक दशक लंबे संकट का अंत हो रहा है। कंट्रास्ट देखिए जरा, आपको याद ही होगा 2018-19 का वो भयानक दौर जब वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन अपने चरम पर था। इकोनॉमी इस कदर क्रैश कर गई थी कि लोगों को सिर्फ एक पैकेट दूध या ब्रेड खरीदने के लिए लिटरली बैग भर के कैश ले जाना पड़ता था। और अब आज की सच्चाई देखिए, सिर्फ अप्रैल में वेनेजुएला के पोर्ट से पूरे 66 ऑयल टैंकर रवाना हुए हैं। एक देश जो लगभग खत्म मान लिया गया था, उसका इस तरह से राख से उठ खड़ा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। आइए दूसरे सेक्शन में इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को समझते हैं। अगर हम टाइमलाइन पर गौर करें तो 2018 के आखिर में अमेरिका ने वेनेजुएला के ऑयल इंडस्ट्री पर बहुत कड़े सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे उनका एक्सपोर्ट लगभग पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। जनवरी में घटनाक्रम तेजी से बदले जब अमेरिका ने निकोलस मदुरो के खिलाफ कुछ कदम उठाए, और उसी दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला की डेल्सी रॉड्रिगेज के बीच एक बड़े सप्लाई अग्रीमेंट का रास्ता साफ हुआ। और फिर इस साल की शुरुआत में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब अमेरिकी लाइसेंसों के जरिए उन कड़े प्रतिबंधों में काफी ढील दी गई। अब इन सैंक्शंस में ढील मिलने का ग्राउंड लेवल पर क्या असर हुआ? सीधा सा मतलब है कि स्टेट ओन्ड कंपनी PDVSA के पार्टनर्स और विटोल या ट्राफिगुरा जैसी बड़ी ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म्स के लिए वहां से तेल खरीदना बहुत आसान हो गया है। इससे वेनेजुएला को अपना कस्टमर बेस बढ़ाने और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करने में जबरदस्त मदद मिली है। पुराने प्रतिबंधों की जकड़न तो कम हुई है, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, ये पूरी तरह से ओपन मार्केट नहीं हुआ है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट अभी भी कंट्रोल्ड अकाउंट्स के जरिए इन कमाई पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं। आखिर ये लाखों बैरल तेल जा कहाँ रहा है? कौन है इसके सबसे बड़े खरीदार? अगर हम डेटा को ब्रेक डाउन करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा डायरेक्ट बायर है, जिसने पिछले महीने लगभग 4,45,000 बैरल प्रतिदिन तेल इंपोर्ट किया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है भारत। भारत ने भी अपनी खरीद में जबरदस्त उछाल लाया है, और ये आंकड़ा 3,74,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। इसके अलावा यूरोप भी पीछे नहीं है, वहां भी 1,65,000 बैरल प्रतिदिन का एक्सपोर्ट हुआ है। साफ है कि अमेरिका, भारत और यूरोप की डिमांड ही इस पूरी ग्रोथ का इंजन है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, इस सारे तेल को मूव कौन कर रहा है? अप्रैल में इस एक्सपोर्ट की असली ड्राइविंग फोर्स ट्रेडिंग कंपनियां रहीं। कुल एक्सपोर्ट का 56% यानी लगभग 6,91,000 बैरल प्रतिदिन इन्हीं ट्रेडिंग फर्म्स ने संभाला। इसके बाद शेवरॉन ने 25% हिस्सा उठाया और बाकी का 19% अन्य कंपनियों के खाते में गया। आइए अब अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन की तरफ चलते हैं। इस पूरी ग्लोबल स्टोरी में भारत और रिलायंस की भूमिका क्या है? डेटा साफ दिखा रहा है कि इस नए खुले मार्केट में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। रिलायंस ने सिर्फ ट्रेडिंग फर्म्स के भरोसे रहने के बजाय एक बहुत ही अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाई और सीधे PDVSA से एक विशाल क्रूड कार्गो सिक्योर कर लिया। इसके साथ साथ जाहिर है ट्रेडिंग कंपनियों के जरिए भी अच्छी खासी खरीद की गई है। और ये मोमेंटम अभी थमने वाला नहीं है। भारत का इंपोर्ट आगे भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है।
इमेजिन कीजिए, इस वक्त कम से कम 3 भारी भरकम सुपर टैंकर वेनेजुएला के पोर्ट्स पर लाइन में खड़े हैं, जिन्हें रिलायंस ने चार्टर किया है। ये सिर्फ एक बार की डील नहीं है, बल्कि एक बड़े और लॉन्ग टर्म सप्लाई फ्लो की पूरी तैयारी है। पिक्चर को पूरी तरह से समझने के लिए कुछ और आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं, बल्कि पेट्रोलियम के बाकी प्रोडक्ट्स भी रफ्तार पकड़ रहे हैं। अप्रैल में 3,60,000 टन बाई प्रोडक्ट्स और पेट्रोकेमिकल्स का भी एक्सपोर्ट हुआ। इसके अलावा 1,87,000 बैरल प्रतिदिन क्रूड और फ्यूल कैरिबियन स्टोरेज सेंटर्स में भेजा गया है, ताकि सप्लाई चेन और मजबूत हो सके। वहीं दूसरी तरफ उनका अपना नैफ्था इंपोर्ट घटकर 1,41,000 बैरल रह गया है। तो कुल मिलाकर उनकी पूरी इंडस्ट्री एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है। तो बॉटम लाइन क्या है? एक ऐसा देश जो कल तक अपनी टूटी हुई इकोनॉमी के लिए जाना जाता था, आज 7 सालों के अपने सबसे ऊंचे एक्सपोर्ट लेवल पर है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल हम सबको सोचना चाहिए वो ये है, इस ऑयल जायंट की इतनी दमदार वापसी का ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों पर फ्यूचर में क्या असर पड़ेगा? क्या ये बढ़ी हुई सप्लाई मार्केट को स्टेबल करेगी या फिर कोई नया जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट आना बाकी है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस दिलचस्प टॉपिक पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी।